जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट सुदोष मुनीश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हाँ, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आपको उनको मिल जाए। सोशल मीडिया लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। एम वशिष्ठ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए और हाँ, वीडियो को दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आज बात करेंगे चाइना के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बहुत दिनों से इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और आर्मी लेवल पर भी इस बारे में बातचीत हो रही है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए जो दोनों देश हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। चीन मानने को तैयार नहीं कि वो पहले आया था और भारत ये चाहता है कि चीन पीछे जाएगा, उसके भारत के सैनिक जो है पीछे जाएंगे। पहले जो भारतीय चाहता है कि पहले चीन की तरफ से डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, उसके भारतीय सैनिक भी डिसएंगेजमेंट करेंगे। बेसिकली भारत ने कहा है कि वो पूरे ईस्टर्न लद्दाख के लिए बात करेगा। भारत ने ये कहा है कि डेप्सांग से लेकर पैंगोन लेक के दक्षिण किनारे हैं, उसके बारे में पूरी बात की जाएगी। A to Z पूरे जो ईस्टर्न लद्दाख है उसके बारे में, जो वहाँ पर डिसएंगेजमेंट चल रही है, जो चाइना ने वहाँ पर कैप्चर किया हुआ है, उसके बारे में बात की जाएगी। इसके विपरीत चीन ये चाहता है कि जो पेंगुइन लेक का जो दक्षिण किनारा है, जो चोटियां हैं जहाँ पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया हुआ है, रजांगला है, मुखबरी है, रिचलिंग है, वहाँ पर जो चोटियां हैं जहाँ पर चीन का जो बेस है वहाँ पर भारतीय सेना ने पूरी अपनी नज़र लगा रखी है और उनका जो बेस कैंप है वहाँ पर जो भारत जो है पूरी नज़र लगा रखी है और उस बारे में जैसी भी उनकी स्थिति है भारत उस बारे में पूरी नज़र रखे हुए हैं। भारतीय सेना ने साफ साफ कहा हुआ है कि जो उन्होंने चोटियाँ वहाँ पर कैप्चर कर रखी हैं, अगर तुम यहाँ पे नज़दीक आए तो हम गोलियाँ चला देंगे। AK-47 जो हैवी मशीन गन है वो डिप्लॉय की हुई है वहाँ पर, हैवी मशीनरी भारतीय सैनिकों ने, और साफ साफ कह दिया अगर आप नज़दीक आए तो आपके ऊपर मशीन गन से फायर कर दिया जाएगा। तो ये भी चीनी सैनिक कहीं ना कहीं इस चक्कर में डरे हुए हैं। हालांकि चीन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने पहले कैप्चरिंग की थी। वो बेसिकली पेंगुइन का जो दक्षिण एरिया है उसको लेके बातचीत करना चाहता है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि जो जनवरी से लेके मई तक जो मेन LAC की एक्चुअल LAC पे जो स्थिति थी वही स्थिति भारत चाहता है। भारत ने कहा कि सैटेलाइट से जो इमेज आएंगी मई में, जो मेन LAC पे जो स्थिति थी, मीन्स जो कंडीशन थी, भारत वही चाहता है। बेसिकली जितना भी कैप्चर था चाइना को वहाँ पर पीछे जाना चाहिए और चाइना ने जो भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया है उनको भी भारत सुचारू रूप से चालू करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों एक बात पर पॉइंट सहमति बनी है, जो 7th कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, आई बटन दबाएंगे आपको मेरी पुरानी वीडियो मिल जाएंगी। वो ये था कि जितने भी हैवी डिप्लॉयमेंट है वो और सैनिकों की जो डिप्लॉयमेंट ना चाइना करेगा ना भारत करेगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि चाइना एक मक्कार देश है, उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो विदेश मंत्रालय का अधिकारी था उसको वहाँ पर किया था ताकि चाइना को बता सके कि मिलिट्री लेवल पर एज वेल एज डिप्लोमेटिक लेवल पर भी भारत की चाइना से बात हुई थी और भारत प्रयास कर रहा है मिलिट्री लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, क्योंकि चाइना जो हर बार बहानेबाजी करता है। चाइना ये कहा था कि डिप्लोमेटिक लेवल पर तो भारत अच्छी बात कर रहा है पर मिलिट्री लेवल पर जो है वो भारत बात नहीं कर रहा है, डिसएग्रीमेंट नहीं चाहता है। तो इसलिए भी जो 7th कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, जैसे मैंने आपको कहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर सिंह सम्मिलित हुए थे और एक हमारे विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर है वो इसमें बैठक में सम्मिलित हुए थे। तो चीन को ये दिखाना चाहते थे हम कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और मिलिट्री लेवल पर भी दोनों तरफ से प्रयासरत हैं और इस बारे में हम चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव आए, बट चाइना ऐसा चाहता नहीं है। चाइना जो अब नेपाल का सहारा लेकर जो लिपू लेक और जो लिपू लेक एरिया और कालापानी एरिया है वहाँ पर जो है अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चाइना ने नेपाल का एरिया कैप्चर कर लिया है, बट चाइना मना कर रहा है साफ साफ। चाइना ने कहा है कि वो एरिया अपना है और उन्होंने अपने एरिया के अंदर ही इस चीज़ में कंस्ट्रक्शन किया है। तो दोस्तों जो भी इस बारे में अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नेपाल का जो हुमला एरिया है वहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो चीन के लोगों ने इसका विरोध स्टार्ट कर दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो 3 चीनी दूतावास है वहाँ पर बहुत सारी हज़ारों की तादाद में चीनी नेपाली लोग वहाँ पर हुए थे। उन्होंने बैनर लिया हुआ था और वो नारेबाजी करे। उन्होंने कहा था कि चीन वापस जाओ और चीन को बाहर निकालो, और उस दूतावास में उन्होंने नारेबाजी की है और वहाँ पर उनको बैनर दिखाए हैं। बची के लिए ये जो हुमला एरिया है वहाँ पर चाइना ने 11 अवैध बिल्डिंगों का निर्माण कर लिया है। एक में चाइनीज आर्मी रह रही है और 10 बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। इस एरिया पर जो चाइना है वो अपना एरिया दिखा रहा है कि ये जो बेसिकली एरिया है वो नेपाल का ना होकर वो हमारी टेरिटरी में पड़ रहा है, वो हमारा एरिया है। जैसा कि आपको पता है कि चीन की हमेशा से विस्तारवादी नीति रही है, तो वो अब चाइना के एरिया को हड़पना चाहता है। इसके अलावा जो
जिला प्रशासन है नेपाल की हुमला एरिया की जिले की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट नेपाल के गृह मंत्रालय को दे दी है और शायद नेपाल इस बारे में गृह मंत्रालय दोबारा जांच करा सकता है। और जो चाइना एम्बेसी उनकी तरफ से एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चाइना और नेपाल दोनों दोस्त हैं, हम नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मान करते हैं और हम इस बारे में जो एरिया कैप्चर है वो हमारा खुद का एरिया है, ना कि नेपाल का है। इस बारे में जिला प्रशासन ने कहा है कि जो नेपाल ने जो इमारतें बनी गई वो नेपाली एरिया में, ना कि चाइना के एरिया में। तो गृह मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि हम इस बारे में दोबारा से जांच करा सकते हैं। बट जैसा कि आपको पता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली और जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनकी गहरी दोस्ती है, कुछ ना कुछ वो उनको सपोर्ट करते हैं और भारत को उनके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। पहले नेपाल और भारत के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से आना जाना होता था, शादियां भी होती थी, रिश्तेदारी भी होती थी, पर अब इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि वहाँ पर जो है पिलर बना दिए गए हैं, फेंसिंग कर दी गई है, पासपोर्ट चेक किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो नेपाल ने ये किया है कि जो इंडिया का एरिया था लिपू लेक और काला पानी और एक दो एरिया थी, वहाँ पर उन्होंने अपने एरिया में दिखाकर और उन्होंने बुक प्रिंट कराकर यूएन और बाकी देशों को भेजी है। तो ये कहीं ना कहीं नेपाल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। दोस्तों एक चीज और निकल के आ रही है कि भारत ने बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है। नेपाल में अभी पिछले साल कुछ बाढ़ वगैरह आई थी, तो उसकी किस्त कुछ भारत ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो पैसे देंगे, कुछ 1000 करोड़ रुपए की किस्त जो भारत ने नेपाल को दी है। भारत यहाँ पर मुकर भी सकता था और भारत ने एक पड़ोसी देश होने के नाते एक बहुत अच्छा अपना कदम उठाया है और नेपाल की पूरी सहायता की है। दोस्तों अगली खबर ये आ रही कि जो अभी यूनाइटेड नेशन जो है उसकी 75वीं वर्षगांठ जो है वो बड़े धूमधाम से मनाई गई थी। तो वहीं पर तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयप, उन्होंने फिर कश्मीर का राग अलापा है। अभी उन्होंने पीछे इसी साल जनवरी में भी कश्मीर का राग अलापा था और उन्होंने यूएन में भी जो है वो यूएन में जो है कश्मीर का राग अलापा है। उन्होंने ये कहा था कि ये द्विपक्षीय यात्रा से होने वाला नहीं है, कश्मीर एक मुद्दा है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले तो भारत ने कड़ी फटकार लगाई तुर्की को और उसने कहा है कि बाहरी देशों को कश्मीर पे बोलने का कुछ भी हक नहीं है। कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है और कश्मीर हमारा अखंड पार्ट है और हमेशा से ही रहा है और हमेशा से ही रहेगा। किसी भी देश को इस बारे में बोलने का अधिकार नहीं है और ना हमें इस बारे में कुछ सुनना, हम कुछ सुनना चाहेंगे। अगर तुर्की नहीं माना तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। यूएन में भारत के जो परमानेंट प्रतिनिधि हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर जो तुर्की का स्टैंड देखा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है और उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों का संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली तुर्की को जो है ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये तुर्की के लिए अच्छा है, अदरवाइज भारत ने अगर बैन लगा दे तो तुर्की की हालत खराब हो जाएगी। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी कुछ दिन पहले कश्मीर के ऊपर कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी। तो उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की थी और तुर्की को जो फटकार लगाई थी। दोस्तों इसके अलावा जो फरवरी में जो तुर्की के प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और उन्होंने पाकिस्तान की संसद को जो है संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो उतना ही अहम तुर्की के लिए है जितना पाकिस्तान के लिए है। उन्होंने ये भी कहा था कि तुर्की जो वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ है और हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ रहेगा। दोस्तों मलेशिया ने भी ऐसा कदम उठाया था, पर मलेशिया का जितना भी ऑयल आता था वो भारत ने बैन कर दिया था और मलेशिया के अंदर जो उनकी खुद की लोग थी वो सरकार के खिलाफ हो गई थी। तो मलेशिया को पता है कि भारत के खिलाफ बोल के मलेशिया ने कितना बुरा हाल अपना किया है। सेम हाल तुर्की का होने वाला है। दोस्तों अभी FATF की मीटिंग है, अगले महीने अक्टूबर में। पाकिस्तान फॉर श्योर ब्लैक लिस्ट में जाएगा। पाकिस्तान दिखावे के लिए करता है कि हमने जो टेरर फंडिंग है उनके बैंक सीज कर दिए हैं, उनको जेल में डाल दिया, उनके मुकदमे दायर कर दिए, बट होता कुछ नहीं है। 1 महीने 2 महीने बाद उनको बेल मिल जाती है, मामलों को रफा दफा कर जाता है, बैंक से हटा दिया जाता है और ISI जो पाकिस्तान आर्मी है वही आतंकवादी को सपोर्ट करती है और उनको पैसा प्रोवाइड कराती है। चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, हर जगह पाकिस्तान और ISI के जो है तार जो है जुड़े हुए थे। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसमें पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इस चीज़ में शांति वार्ता हो। तालिबान जो वहाँ का आतंकवादी संगठन है उसमें पाकिस्तान और ISI जो है उनको पैसा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और ताकि वहाँ पे जो क्षेत्रीय शांति बहाल ना हो सके। और सेम वो भारत में कश्मीर के साथ चाहता है। जब से धारा 370 हटाई है लास्ट ईयर अगस्त से, तब से पाकिस्तान तेल में लाया है। चाहे रशिया हो, चाहे UK हो, चाहे UN हो, कोई भी प्लेटफॉर्म उन्होंने नहीं छोड़ा है जहाँ उन्होंने भारत का कश्मीर का मुद्दा नहीं हटाया। पूरा विश्व जान चुका है कि पाकिस्तान की कैसी हालत है और कैसा वो दोगला देश है और वो चीन का तो कुत्ता बना हुआ है। जैसा चाइना बोलता है वैसा पाकिस्तान करता है। दोस्तों अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया था कि जो
भारत के जो राफेल लड़ाकू विमान है उनको महिला पायलट भी उड़ाएंगी। तो जो सबसे पहले महिला पायलट का नाम आया वो वाराणसी की शिवांगी का नाम आया है। शिवांगी जो है लड़ाकू राफेल को उड़ाएंगी, उनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है और अभी फ्रांस में जाकर भी वो 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग लेंगी और लड़ाकू विमान को आगे उड़ाएंगी। और जल्द ही शिवानी गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में जो सम्मिलित होंगी। बेसिकली जो अंबाला में अपने हमारे राफेल लड़ाकू विमान है 5 और आ जाएंगे, तो उनको 12-13 को मिलाकर 17th गोल्डन एरो जो स्क्वाड्रन है उनमें इनको सम्मिलित किया जाएगा। जो शिवानी है उनको भी गोल्डन एरो में एज ए पायलट वो ज्वाइन करेंगी। इसके अलावा दोस्तों जो है वाराणसी का जो फुलवारिया इलाका है वहाँ पर एक बिजनेसमैन की बेटी है, वो उन्होंने विज्ञान में ग्रेजुएट किया हुआ है। इसके अलावा वो एयर एनसीसी में रह चुकी हैं और उन्होंने जो BHU है बनारस यूनिवर्सिटी वहाँ से पायलटरी ट्रेनिंग का पहले कोर्स किया था और वो भारतीय के जो सबसे अच्छे पायलट हैं अभिनंदन वर्धमान, उनके साथ MiG-21 उड़ा चुकी हैं। वो इससे पहले राफेल से पहले अभी जो MiG-21 उड़ाती थी। और इसके अलावा दोस्तों जो है अभी ये लाइमलाइट में जब आई थी, जब 2016 में जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, रिपब्लिक डे की परेड, उसमें इन्होंने जो इनकी एयरफोर्स की पूरी बटालियन थी उनका इन्होंने जो है नेतृत्व किया था और वो सबसे आगे थे। उसके बाद ही इन्होंने अपना टर्निंग पॉइंट समझा और वहाँ से ये आगे बढ़ती चली गई और ये MiG-21 अभी उड़ाती थी और इनको राफेल के लिए पहली महिला पायलट होंगी। इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा और ये राफेल उड़ाएंगे। तो दोस्तों चाइना के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी डीएस्केलेशन में बहुत टाइम लगेगा। सर्दियों के लिए भी चाइना ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है, उन्होंने भी वहाँ टेंट वगैरह लगा लिए हैं। बट भारत की स्थिति मजबूत है, मेन चोटियाँ जो हैं वो भारत ने अपने वहाँ कैप्चर कर ली हैं। आने वाले टाइम में चाइना को जो है वो देखना होगा कि वो बेसिकली चाइना ने सोचा नहीं था कि उनको इतना रिवर्ट बैक मिलेगा। वो ये चाहते थे कि वो 2-3 महीने में थोड़ा सा भारत में एरिया कैप्चर करके कोरोना से जो पूरा विश्व है उनका वहाँ से ध्यान हटा देंगे और कैप्चर कर देंगे, भारत कुछ नहीं कहेगा। बट ऐसा उन्होंने इतना कड़ा प्रतिरोध का उन्होंने सामना नहीं किया था। अभी ना चाइना पीछे हट सकता है ना आगे जा सकता है। अभी उनको सर्दियों का बहाना हो जाएगा, बर्फ पड़ेंगी तो चाइना डिस्कलेट करेगा और पीछे जाएगा। तो दोस्तों आने वाले टाइम में शायद चाइना पीछे जाए। हम यही चाहते हैं कि शांति सब निमट जाए, क्योंकि युद्ध का किसी के लिए नहीं ठीक है, ना चाइना के लिए ना इंडिया के लिए। अगर युद्ध होगा तो उसका अंत जो है वो किसी को नहीं पता क्या होगा। तो दोस्तों जो भी इस बारे में डेट होगा मैं बता दूंगा। ऐसे अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए। जो आपके सुझाव या सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया के मेरे नीचे लिंक्स दिए गए, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। आई बटन में आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी चाइना की, वो देखिएगा। और दोस्तों जो भी इस बारे में अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।